हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the discussion of pleasure test series PTS 23. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस पेज को देखते हैं जहां पर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर ओवर, टर्म टू एग्जाम्स के लिए जो भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और पीटीएस 23 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये रहा पीटीएस 23 आपके सामने आ चुका है बच्चों। चलिए इसके क्वेश्चन 1 से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली इंटीग्रेशन का है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर लिमिट है 0 से 3/2। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका dx। अच्छा, यहां पर ये 9 + 4x² है, तो 9 को लिख लो 3² और इसके बाद 4x² को लिख लो 2x का होल स्क्वायर। समझे? बस यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा dx/a² + x²। क्या होता है ये? तो ये होता है tan इनवर्स x/a। ठीक है ना? और यहाँ बाहर 1/a प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 1/a। कंपेयर करो तो यहाँ a का मतलब 1/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x/3, लेकिन यहाँ पर x² दिया हुआ है फॉर्मूले में और क्वेश्चन में है 2x का होल स्क्वायर। तो ये 2x क्या है? ये लीनियर क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। इससे इस पूरे को मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिमिट लगा दो। ये रही लोअर लिमिट और ये रहा आपका अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, बाहर तो 1/6 हो ही गया। यहाँ पर अपर लिमिट जैसे ही डालोगे ये बनेगा tan इनवर्स 1, चेक करके देख लो, 2/3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3/2। ठीक है बच्चों, फिर आप डालोगे लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, ये 1/6 और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा π/24। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसका अल्टरनेटिव भी आपको यहीं पर दिख रहा होगा, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है log cos x, है ना, और यहाँ पर sin x। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, cos x को t सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ आपको मिलेगा sin x dx, नाउ दैट विल बी इक्वल टू -dt। समझे? तो आपका पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये sin x dx की जगह -dt लिखेंगे और यहाँ पर log, अब cos x में यहाँ पर मैंने cos x को t मान लिया है और ये आपका dt हो गया। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ इस तरीके से। अब रीराइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन 1 को हमें खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो चलिए जरा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बाहर इस माइनस को ध्यान में रखना, एक ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, माइनस यहाँ पर d/dt ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये रहा आपका फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ये 1 का हो जाएगा, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है बच्चों, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट भी लगा लो। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा, ये रहा माइनस, यहाँ पर ये log t एज इट इज log t और ये 1dt, मतलब यहाँ पर ये t आपको देके जाएगा, माइनस यहाँ log t का डेरिवेटिव ये रहा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन यानी t,
और फिर इस पूरे का भी मुझे इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, बाहर तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है, दिस इज टी लॉग टी। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर, ये देखो टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 dt बच जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा बाहर माइनस, ये टी, ये लॉग टी, और यहाँ पर ये माइनस टी। अब यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, माइनस के साइन को अंदर भेज दो तो ये बनेगा टी, टी का मतलब है cos x। ठीक है, माइनस टी लॉग टी, यानी माइनस cos x लॉग ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली देखो इसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस यहाँ पर p ऑफ x का मतलब 2 यानी कांस्टेंट हो गया, और q ऑफ x का मतलब हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन फैक्टर, e की पावर में इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे फंक्शन p का, मतलब e की पावर में क्या बन जाएगा, e की पावर में बन जाएगा 2x। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन ये बन जाएगा कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आपका फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस में c। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा y इंटू ई की पावर 2x। नाउ दैट इज इक्वल टू, नाउ दैट इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा e की पावर 5x। चेक करके देखो, e की पावर 5x प्लस c, यहाँ पर dx भी है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो ऐसे हुआ, e की पावर 5x का सेम रहेगा, लेकिन पावर में लीनियर है तो उसके डेरिवेटिव से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर अपना आंसर डिक्लेयर कर दो, और क्वेश्चन 3 इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा, चलो उसका भी सॉल्यूशन शुरू कर दो। तो क्वेश्चन 3 ये रहा आपके सामने, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है जो कि परपेंडिकुलर होगा टू ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स a एंड b। देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स अगर आपको निकालना है जो कि इन दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर भी है, तो इसका आंसर सीधा सा है क्या, a क्रॉस b है ना, ये वाला वेक्टर, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, और यहाँ प्लस माइनस भी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब यहाँ पर a क्रॉस b मुझे निकालना पड़ेगा, तो a क्रॉस b मैं साइड में निकाल लेता हूँ। ये रहा आपका i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप। ठीक है, अब वेक्टर a को पकड़ो और वेक्टर b को पकड़ो, तो यहाँ पर वेक्टर a में से आपका 4, ये 3 और ये 1, वेक्टर b में से 2, यहाँ -1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ i कैप आएगा, क्या लिखोगे, 3 2 जा 6 माइनस ऑफ -1 यानी 7 i कैप आएगा, माइनस j कैप लिखेंगे, 4 2 जा 8 -2 यानी ये आपका 6 हो जाएगा, तो -6 j कैप, फिर यहाँ पर k कैप लिखेंगे, -4 -6 यानी ये बन जाएगा -10 k कैप। एक बार चेक कर लो मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यानी 7 i कैप -6 j कैप -10 k कैप। इस पूरे को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी मैं साइड में निकाल देता हूँ। ये पूरा फेयर वर्क है बच्चों, कहीं कोई सोच रहा हो कि ये रफ वर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालोगे, आई कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, ठीक है, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 185 पूरे का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और बस ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है। लो जी, मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ जो कि इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन 4। इसमें क्या करना है, एक प्लेन दे रखा है
और आपको चेक करना है कि ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करेगा या नहीं। ठीक है, किस तरीके से करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन लाइन में से मैं रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा बच्चों। तो यहाँ पर लाइन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लाइन को मैंने ऐसे लिख लिया, समझे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इस पूरे को मैं लैम्डा मान लूंगा, तो यहाँ से मुझे रैंडम पॉइंट मिल जाएगा, रैंडम पॉइंट, रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, दिस विल बी 3 लैम्डा प्लस 5, ये लैम्डा बनेगा, ये माइनस लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये रैंडम पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट अगर प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा तो लाइन के सारे पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर जाएंगे, और इस तरीके से ये प्लेन इस लाइन को कंटेन कर लेगा, समझे। अगर रैंडम पॉइंट को फिलहाल मैं पॉइंट ए बोल दूं, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं, देखो मैं कहूंगा इफ पॉइंट ए सेटिस्फाइज, if point A satisfies the plane, then all points on line will lie on the plane, and therefore the line will lie on the plane also। समझे, बात क्लियर है। तो चलो इसको हम चेक कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट को मैं अपने प्लेन में डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, LHS ऑफ x माइनस 5y माइनस 2z। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पुट करने वाला हूँ इसके LHS में, तो मुझे क्या मिलने वाला है, x की जगह आपको डालना पड़ेगा 3 लैम्डा प्लस 5, यहाँ पर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2z। तो माइनस 2z करोगे यानी यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, समझे। यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे, लैम्डा वाला कट गया, ये देखो 3 लैम्डा और ये 2 लैम्डा यानी 5 लैम्डा, एक -5 लैम्डा भी दिख रहा होगा, 5 - 4 यानी 1। नाउ दैट इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर प्लेन के इक्वेशन में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे इस पूरे लाइन के सारे पॉइंट्स आपके प्लेन के ऊपर ही हैं। तो बस जो चीज़ आपको चेक करने के लिए बोला हुआ था वो काम हो गया। वैसे एक काम और भी यहाँ पर करके देख सकते हो, मुझे बताना यस और नो कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या काम, कि यहाँ पर जो प्लेन है ना, यहाँ पर जो प्लेन है, यहाँ पर जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं वेक्टर m बोल दूं, तो इट विल बी i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अब लाइन का पैरेलल वेक्टर भी लिख लो। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लाइन के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में चेक करो, ये आपके डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3i कैप प्लस 1j कैप माइनस k कैप। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब सुनना, अगर वेक्टर m का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ हम लें और ये 0 आ जाए, इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर वेक्टर b के साथ भी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वो लाइन के भी परपेंडिकुलर है ना। चलो देखते हैं जरा, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आता है कि नहीं। तो ये बनेगा आपका 3, ये -5 और ये +2, तो ये 0 आ जाएगा, समझे। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर क्लियरली द प्लेन कंटेन्स द गिवन लाइन। ठीक है बच्चों, तो बस ये चीज़ हमें चेक करना था, तो वो तो चेक हम कर ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि मुझे बताना ये करके दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का काम रैंडम पॉइंट करता है। अब लाइन के सारे पॉइंट यानी रैंडम पॉइंट अगर प्लेन के ऊपर ही आ जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी, है ना। तो क्या इसके बेसिस पे हमने अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया था या नहीं, कि प्लेन विल कंटेन द लाइन। ठीक है, तो ये कर लिया होगा तो फिर ये करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल वेक्टर और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जो मैंने शो किया है कि वो 0 है। ठीक है ना, चलिए आगे बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने बच्चों।
तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, एक बैग में 5 वाइट बॉल हैं, इतने रेड हैं और इतने ब्लैक हैं। टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं, तो 15 है। चेक करके देखो आगे क्या बोल रहा है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी निकाल के अपने पास ही रख लो, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। अब सुनना, यहाँ पर बॉल्स की कैटेगरी को मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर मैं कहूंगा रेड नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, और फिर मैं कहूंगा नॉन रेड बॉल्स कितने हैं। मैं यहाँ पर व्हाइट बॉल्स या ब्लैक बॉल्स ऐसे नहीं कहूंगा, ठीक है। तो रेड बॉल्स तो 7 है और नॉन रेड यहाँ पर 8 बॉल्स हैं, ठीक है। आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नन इज रेड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने अंडरलाइन कर रखा है, अब हटा दिया, ठीक है। अब कोई भी बॉल रेड नहीं होगी तो वो इस वाले क्वांटिटी में से आना चाहिए, यानी या तो व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली 8 में से पहला बॉल आएगा और टोटल 15 में से आएगा। अब क्योंकि 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है तो इसका मतलब अब एक बॉल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7/14, फिर अगला क्या आएगा 6/13, ठीक है। इसका फाइनली कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है बच्चों। चलें आगे, आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 6 आपके सामने बच्चों आ चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes। देखो यहाँ पर x का मतलब है नंबर ऑफ सिक्सेस, और यहाँ पर 2 डाइस को आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 या फिर 2, है ना। यानी दोनों बार 6 आ सकता है, या फिर एक बार 6 या फिर एक बार भी 6 नहीं आएगा। तो बस x की वैल्यू इस तरीके से हमने डिसाइड कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। आपको x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। यहाँ पर एक इवेंट ई मैं ले लेता हूँ। इवेंट ई का मतलब होगा गेटिंग अ 6, गेटिंग अ 6, ठीक है। तो गेटिंग अ 6 के लिए अब मैं यहाँ पर कहूँ कि P ऑफ E की वैल्यू क्या आएगी बच्चों। सो P ऑफ E का मतलब हो जाएगा 1/6, और P ऑफ E डैश अगर निकालना हो यानी 1 माइनस P ऑफ E करोगे तो ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ही बना देता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर x की जगह 0 हो तो मतलब एक बार भी आपको 6 नहीं मिला। दैट मीन्स P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ E डैश, समझे कि नहीं। P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ E डैश, तो 5/6 इंटू 5/6 यानी ये आ जाएगा 25/36, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर x की जगह 1 ले लो, तो दैट मीन्स एक बार 6 आया है, तो यहाँ पर 2 केसेस बन जाएंगे ना। देखो ऐसे P ऑफ E इंटू P ऑफ E डैश प्लस P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ E, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बताया, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब यहाँ पर P ऑफ x इक्वल टू 1 के केस में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स कर दो, सो 2 टाइम्स क्या, तो 1/6 इंटू 5/6 क्या आ जाएगा 10/36, ठीक है बच्चों। अब फाइनली जब x की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P ऑफ E इंटू P ऑफ E, ठीक है। यानी 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/36। जैसा कि पहले भी PTS में बता चुका हूं मैं, इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे पक्का 1 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपने गलती की होगी, आप चेक कर लो फिर से, ठीक है। ये आपका टेबल बन गया बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। मेरा टेबल टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग स्केल का यूज कर सकते हो। फिलहाल हम आगे चलते हैं और सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानूंगा, तो इससे मुझे 2x dx क्या मिलेगा, तो dt मिलेगा। मोर ओवर यहाँ पर 3 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो t प्लस 2 बनेगा, ध्यान रखना। तो आपका पूरा इंटीग्रल देखो किस तरीके से अब मॉडिफाई होगा। ऊपर तो dt, यहाँ पर ये t और ये बन जाएगा t प्लस 2, समझे बच्चों। अब यहाँ पर या तो t को अंदर भेज दो
और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो बताओ कैसे करूं? तो यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही करूंगा। 1/t माइनस 1/t प्लस 2। देखो मैं इस तरीके से लिख लूंगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में 2 बचेगा। चेक करके देखो, अगर 2 बचेगा तो बाहर 1/2 लगा दो, बस आपका काम हो चुका है। यहाँ ये 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा ln ऑफ t, यहाँ पर ln ऑफ t प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1/2 हो गया बच्चों। इसे लिख लो ln ऑफ t अपॉन t प्लस 2। मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है लॉगरिथम की, ना लगाने का मन हो तो कोई बात नहीं है। अब t की वैल्यू यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और t प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस जी, आपका फाइनली आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में से है। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, आरएचएस में फैक्टर बन रहे हैं क्या बच्चों? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा ये। चेक करके देखो, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। तो एलएचएस में ये बन जाएगा tan इनवर्स वाई, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन ये रहा आपके लिए x, और इसका बनेगा x³ अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि y की वैल्यू 1 है अगर x 0 है। ये चेक करो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन तो दे ही रखी है, इसीलिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 यानी π/4, और यहाँ पर ये c, मतलब यहाँ पर ये 0 प्लस 0³ अपॉन 3, मतलब ये सिर्फ 0 रह जाएगा, प्लस में c तो है ही आरएचएस में, आप देख लो। तो c की वैल्यू मिल चुकी है। बस फाइनली आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी गिवन एज, यहाँ पर ये है आपका tan इनवर्स y, नाउ दैट इज x प्लस x³ अपॉन 3, और c की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये रहा जी। फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अल्टरनेटिव दिख गया। तो चलो जी, इसका सॉल्यूशन करना है मुझे। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। यहाँ पर dy अपॉन dx अगर मैं लिखूंगा, सो इट विल बी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक सेकेंड, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। मैंने बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 पूरे का अंडर रूट भी है, और यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा। तो बस यहाँ पर ये p ऑफ x की वैल्यू मिल चुकी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q ऑफ x भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका q ऑफ x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे का अंडर रूट, और नीचे है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में इस पूरे का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dx भी लगाओ, e की पावर में ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। सो फाइनली ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही दे देगा। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है ना, अब यहाँ पर फंक्शन q के साथ इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये रहा आपका फंक्शन q, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनली सिर्फ ये मिलेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, एक स्टेप मैंने शो नहीं किया है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर द रूट dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़े वाला फॉर्मूला कुछ याद आया? क्या बनता है ये बनेगा x/2, ये अंडर रूट वाला सेम रहता है ना बच्चों, और यहाँ पर ये a स्क्वायर बाई 2, और फिर यहाँ पर ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है,
चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, ए स्क्वायर का मतलब 4 है, यानी ए का मतलब 2 हो जाएगा। तो फिलहाल एक्स बाई 2 ये रहा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट वाला सेम, फिर ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी डायरेक्टली 2 लिख दो। यहाँ पर ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में सेम यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर इस मॉड को क्लोज करो और प्लस में सी भी लगा दो। ये रहा जी आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है, समझे। अब क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 9। यहाँ पर आपको ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मतलब इसने बता दिया कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी आपको दे दिया, तो आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पर इस क्वांटिटी को देखना है ना, क्या लिखा हुआ है बच्चों, इन्होंने लिखा है ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो तो आपको ये इस तरीके से अब दिखने लगेगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको देखो ऐसा मिलेगा या नहीं, चेक कर लो बच्चों। यहाँ पर ये बन जाएगा बी कैप डॉट वेक्टर ए कैप प्लस यहाँ पर देखो इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो 1 हो गया, ये बनेगा 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, -2 टाइम्स इसे आप लिख लो देखो इस तरीके से, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी दे रखा है ना थीटा, तो बस ये कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 2 - 2 × 1 है ना, मैंने मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 2 कॉमन, अंदर 1 माइनस कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। तो 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो फाइनली ये मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन ये सब किसकी वैल्यू है, ए कैप माइनस बी कैप के होल स्क्वायर की। यहाँ से जैसे स्क्वायर को हटाओगे तो आपको मिलेगा देखो इस तरीके से, समझे कि नहीं, ठीक है बच्चों। वैसे भी यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि LHS में मैग्नीट्यूड है जो कि पॉजिटिव होता है, तो RHS में भी तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोग बस अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, यानी साइन थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ए कैप बी कैप का मैग्नीट्यूड है, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। यही प्रूव करने के लिए बोला हुआ है या नहीं, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस whose पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन एज। यहाँ पर लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले लाइन को जरा मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन में या वेक्टर इक्वेशन में। तो चलो जरा यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते हैं। ये बनेगा x - 8/3 है ना, लैम्डा की वैल्यू। यहाँ पर आ जाएगा y + 9/-16 अगेन लैम्डा की वैल्यू। ये आएगा z - 10/7 अगेन लैम्डा की वैल्यू। तो बस यहाँ से मुझे बेसिकली वेक्टर a1 मिल जाएगा 8i कैप -9j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। वेक्टर b1 भी मिलेगा 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप। ये तो फर्स्ट लाइन की कहानी हुई। अच्छा, सेकंड लाइन को भी देख लेते हैं, इसे आप L1 बोलो, इसे आप L2 बोल दो, ठीक है। तो सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा, x - 15/3 म्यू की वैल्यू आ गई, y - 29/8 चेक करो, ठीक है। फिर z - 5/-5, ठीक है, ये भी म्यू का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ से आपको वेक्टर a2 मिलेगा, यानी 15i कैप, यहाँ पर ये 29j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप, ठीक है। यहाँ से वेक्टर b2 भी मिलेगा 3i कैप प्लस 8j कैप -5k कैप। लाइंस पहले से ही स्क्यू लाइंस है, बता रखा है आपको। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालूंगा। तो यहाँ पर देखो भैया 15i कैप और ये 8i कैप यानी 7i कैप हो जाएगा, 29 -9 यानी 29 + 9 यानी ये हो जाएगा 38j कैप। अच्छा, यहाँ पर ये हो जाएगा -5k कैप,
ठीक है। अब यहाँ से B1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे B2 वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर ये आई कैप, यहाँ पर ये जे कैप और यहाँ पर ये के कैप, ये 3, ये -16 और ये 7, ये 3, ये 8 और ये -5। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं जरा, फाइनली ये क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आई कैप लगा ही लोगे, यहाँ पर ये 80 - 56 आएगा, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 24 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस जे कैप लगाओगे, -21, यहाँ पर चेक करते हैं -15 आएगा, सॉरी -15 और -21, यानी ये हो जाएगा प्लस का 36 जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ पर 24 + 48 यानी ये बनेगा 72 के कैप। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है सभी को। तो यहाँ से B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने फाइंड कर लिया है। अब जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। वैसे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ B1 क्रॉस B2 को अगर मैं ब्रैकेट में ना लिखूं तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा, मुझे कमेंट करके बताना एक बार। ठीक है, तो फिलहाल मैंने पूरा फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यूज मैंने ऑलरेडी निकाली हैं। चलो जरा 1 बाय 1 काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर A2 - A1 यानी ये 7 आई कैप प्लस 38 जे कैप -5 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। ठीक है, पूरे में से 12 कॉमन भी है बच्चों, ध्यान रखना। तो 12 कॉमन, तो यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ये हो जाएगा 6 के कैप। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं साइड में निकाल रहा हूँ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 का स्क्वायर और यहाँ पर 72 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट तो लेना ही होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पूरे में बेसिकली मुझे 24 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, 36 का भी स्क्वायर और 72 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन अगर इन सभी के तुम फैक्टर बना लो, 24 को लिखो 12 × 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 12 × 3 का होल स्क्वायर, यहां पर 12 × 6 का होल स्क्वायर, तो पूरे में से बेसिकली 12 स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ 2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ 3 स्क्वायर बचेगा यानी 9, यहाँ पर 6 स्क्वायर यानी 36, देखो इस तरीके से बचेगा, पूरे पे आप लगा लो अंडर रूट। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा 49 का रूट यानी 7, इस पूरे को यहाँ पर आप लिख लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में 12 और न्यूमरेटर में देखो ये वाला 12 कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा मुझे, 7 × 2 यानी ये आपका 14 प्लस 38 × 3 यानी यहाँ पर 4 यानी 114 और ये माइनस का 30 पॉजिटिव ही आएगा, मॉड लगाने की जरूरत है नहीं मुझे। यहाँ डिनोमिनेटर में 7, ये क्या बनेगा 128 - 30 यानी 98/7 यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 14 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ, ये मेरा प्लेन हो गया। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x - 2y + 4z + 17 = 0। समझे, यहाँ पर ये आपका पॉइंट है 1,3/2, 2। यहाँ से मुझे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने कर लिया ड्रॉ बच्चों। ठीक है ना, इसे पॉइंट Q बोल दो। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लिखने लगूं तो इसके लिए पॉइंट की समस्या तो नहीं है, पॉइंट P आपको दिख रहा होगा बच्चों। इस तरीके से आप लिख लोगे x - x1, y - y1 और z - z1। लेकिन drs कहाँ से लाऊं, अब सुनना, यहाँ पर जो प्लेन है ना, इसके नॉर्मल वेक्टर को देखो, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, तो नॉर्मल वेक्टर विल बी 2i कैप - 2j कैप + 4k कैप। समझे, यानी यहाँ पर drs क्या हो जाएंगे, यहाँ पर drs क्या हो जाएंगे बच्चों नॉर्मल वेक्टर के, तो 2, -2, 4
2, -2, 4, जिसे आप कह सकते हो 1, -1, 2। समझे। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स हैं ये लाइन पी क्यू के भी डी आर्स का काम करेंगे, क्योंकि लाइन पी क्यू भी तो परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। ठीक है, तो बस इनको यहाँ पर डाल दो 1, -1, 2, इसे आप लेमडा के इक्वल बोलो, ताकि यहाँ पर आप लोग रैंडम पॉइंट लिख पाओ। रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन द लाइन पी क्यू। तो क्या बनेगा बच्चों रैंडम पॉइंट, यहाँ पर आपके लिए मिलेगा ये λ+1, ये मिलेगा -λ+3/2 और ये मिलेगा 2λ+2। अभी जो रैंडम पॉइंट है ये आपके प्लेन के ऊपर ही है ना, डायग्राम से भी आप देख लो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन। तो अगर पॉइंट Q प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो काम शुरू करते हैं जरा। तो यहाँ पर 2x यानी 2λ+2 है ना, फिर -2y यानी ये बन जाएगा प्लस का 2λ और ये माइनस का 3। ठीक है, फिर 4z यानी क्या बनेगा ये 8λ+8 और यहाँ पर 17 पहले से है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब क्या बनेगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा 12λ, चेक करके देखो बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर क्या बनेगा 17 + 8 क्या हुआ 25, 25 + 2 यानी 27, 27 और -3 मतलब क्या हो जाएगा, ये बनेगा प्लस का 24 यानी माइनस का 24। ऐसे लिख लो ताकि लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाए, तो -2 मिल जाए। तो बस यहाँ से लेमडा की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा बच्चों, लेमडा की जगह -2 यहाँ डालो तो ये बन जाएगा -1, यहाँ -2 डालोगे तो ये +2 हो जाएगा, 2 + 3/2 यानी क्या बन जाएगा 7/2। समझे, और यहाँ -2 डालोगे 2 - 4 यानी -2 आ जाएगा। ये तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी तो निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड लेंथ। तो रिक्वायर्ड लेंथ के लिए मुझे लेंथ पी क्यू ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 7/2 -3/2 क्या बना, तो ये बनेगा आपका 4/2 यानी 2 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 4 + 4 + 16 क्या हो जाएगा बच्चों, ये फाइनली ये बनेगा √24, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2√6 यूनिट्स। ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स और ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये रहा सेक्शन सी यानी क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर हम काम शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि 4 मार्क्स के ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से प्रोसीड करूंगा। आपको 10x दिख रहा होगा, सीकेंट x भी दिख रहा होगा, कोसिकेंट x भी दिख रहा होगा। देखो 10x को लिखो sin/cos, समझे ऐसे। अच्छा फिर डिनोमिनेटर में क्या है, इसे आप लिखो 1/cos, किसे लिखा तो सीकेंट x को, और इसे लिखो 1/sin, किसे तो कोसिकेंट x को। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये cos x वाला कटेगा, sin x वाला ऊपर जाके उसे बना देगा sin x × sin x यानी sin²x, और यहाँ पर इस x को मत भूलना, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर पूरे इंटीग्रल को मैंने i माना होता तो यहाँ से मुझे i की वैल्यू क्या मिली, i की वैल्यू मिल जाएगी 0 से पाई इंटरवल में x sin²x, ऐसे। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 0 से ये पाई हो जाएगा, ये बनेगा पाई -x। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, कुछ याद आया, पहले भी हमने पीटीएस में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताने वाला कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताना कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखो इस तरीके से sin पाई -x आपका sin x रहेगा, मतलब स्क्वायरिंग हो रखी है तो sin²x से ही देके जाएगा। इक्वेशन सेकंड बोलो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करोगे ये 2i आएगा, और यहाँ पर बनेगा देखो 0 से पाई, यहाँ पर दोनों को ऐड करते ही sin²x कॉमन आएगा, अंदर से सिर्फ पाई आपको मिल जाएगा, पाई × sin²x। देखो इस तरीके से, समझे बच्चों।
तो फाइनली यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी पाई अपॉन 2। और यहाँ पर देखो आपको इंटीग्रल क्या मिलेगा, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से फिर से हम एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एफ एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ये भी आपका सेम ही आ जाएगा, मतलब एफ एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से होता है। और ये कब होता है, जब एफ ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए बच्चों, एक सेकेंड, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, तो एफ एक्स के इक्वल हो जाए। तो बस ये काम तो यहाँ पर हो ही रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, बस 2a को कंपेयर करना पड़ेगा पाई के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का डबल, और यहाँ पर अपर लिमिट का हाफ, लोअर लिमिट सेम रहता है, इंटीग्रैंड भी सेम ही रहेगा। देखो इस तरीके से, समझे बच्चों। वैसे ये सारा फेयर काम है, मतलब ये जो मैंने शो किया ना, ये फेयर काम है। प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, अच्छा ही रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने इसको रब करना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ी स्पेस की कमी है भाई हमारे पास। तो आपके पास तो पूरी आंसर शीट होती है ना, जहां मन करे वहां लिखते रहो। अच्छा, यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, या तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को आप यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लो, है ना, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, ऐसे कर लो। या फिर कैसे करो, देखो यहाँ पर अभी आई क्या बन जाएगा बच्चों, आई विल बी पाई। देखो यहाँ पर तो आपका 2 कैंसिल हुआ, ये है 0 से पाई बाय 2 में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे इक्वेशन थर्ड बोलूं, और यहाँ से अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं वही वाली जो पहले ही लगा चुका हूं यहाँ पर, कहाँ पर, इसी क्वेश्चन में, जब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन तक हम पहुंचे थे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स में एक्स बन जाएगा, देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, मैंने करके दिखा दिया, वैसे तो मेरा मन नहीं था। तो ये आई क्या बनेगा, आई बनेगा आपका, देखो यहाँ पर 0, ये पाई बाय 2, और बाहर यहाँ पर जो पाई लिखा है ना, वो मैं भूल गया, उसको अंदर लिख लो। अब देखो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखो, इसे इक्वेशन 4 बोलो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो। तो थर्ड इक्वेशन यानी यहाँ पर आई, और फोर्थ इक्वेशन में भी आई, मतलब ये बनेगा 2i। देखो यहाँ पर लिमिट्स हैं 0 से पाई बाय 2, ठीक है, ये पाई और ये पाई तो रहेगा ही, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये पाई बाहर, ये x, और ये रहा लिमिट, समझे। तो फाइनली क्या मिलेगा, ये पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, तो ये आपके 2i की वैल्यू है बच्चों। तो यहाँ से i क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, यानी देखो ऐसे आ जाएगा, जिसे आप चाहो तो पाई बाय 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये फाइनली आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 तो कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं और इसके एक अल्टरनेटिव को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन दे रखा है और यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा ताकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल सके। इस पूरे को 0 के इक्वल रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू आपके लिए आ जाएंगी x इक्वल्स 0 एंड 2। ठीक है ना, यहाँ पर इंटरवल्स देखोगे ना, इंटरवल्स देखो, अपर लिमिट भी देखो, लोअर लिमिट भी देखो, तो इसके बेसिस पे आप सिर्फ x इक्वल्स 2 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही आपके इस इंटरवल के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रल है 1 से 3 में fx, 1 से 3 में fx dx, ये देखो ऐसे ब्रेक होगा, 1 से 2 में fx है ना, प्लस फिर आपके 2 से 3 में fx dx भी लगाएंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पर fx की वैल्यू निकाल लेता हूँ डिफरेंट इंटरवल्स में। देखो 1 से लेकर 2 के बीच में अगर x होगा तो fx मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 2। मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में से कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 3/2 है ना, इसको यहाँ डाल के देख लो, मॉड के अंदर वाली चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, यानी माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx भी लगा लो।
ठीक है। 2 और 3 वाले इंटरवल में चलते हैं जरा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फेयर वर्क होता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, 2 और 3 वाले इंटरवल की बात करते हैं। तो यहाँ से 2 से लेकर 3 इसके बीच का कोई सा भी नंबर यहाँ डाल के देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये dx तो है ही, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी सिर्फ ये रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये रहा। यहाँ पर मुझे लिमिट्स लगानी होंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा जी आपका लिमिट, ठीक है। चलिए काम शुरू करो जरा। तो ये क्या बनने वाला है, अपर लिमिट डालोगे तो 4 माइनस 8/3, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 1 माइनस 1/3, यानी क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद इसकी बारी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का क्यूब यानी 27/3 यानी 9, माइनस 3 स्क्वायर यानी ये भी 9 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर ये 8/3 हो जाएगा, माइनस 4। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनेगा आपका 4/3, ये माइनस 2/3, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका यहाँ पर 8 माइनस 12 यानी माइनस 4/3, यानी प्लस का 4/3 ही आ जाएगा। सो फाइनली ये बनेगा 8/3 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 6/3 यानी 2। ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन। ये कर्व क्या है, ये पैराबोला है जो कि अप साइड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा, ठीक है ना। चलो जरा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम आपके सामने बच्चों। यहाँ पर y इक्वल टू 4 आपको डायग्राम में भी दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रिक्वायर्ड एरिया लिखूंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं लिमिट्स y की लूंगा, तो यहाँ पर ओरिजिन से लेकर देखो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो 4 ओरिजिन यानी 0 से लेकर 4 तक x इंटू डी वाई लेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू देखो इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो, अब मैं क्या करूं, यहां पर ये जो एरिया आया हुआ है ना, यहां पर देखो इसको a बोलो, और अगर इस पॉइंट को तुम b बोलोगे, तो इस समय जो आपने एरिया निकाला है ये निकला है एरिया OABO, समझे। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो इधर वाला एरिया भी निकालना है। तो यहां पर ये जो पैराबोला है ना, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो आप क्या करो, इस एरिया का डबल कर दो, है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है उसका डबल कर दो, बस टोटल एरिया आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ रीजन मैंने क्या दिया कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब कोई भी कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ये पता कैसे करते हैं, जैसे आपका ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें x की जगह पर अगर तुम माइनस एक्स रख दो तो कर्व की इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स अगर कोई दूसरा कर्व हो, जैसे मान लो मैं ले लूँ यहाँ पर x इक्वल्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर y की जगह पे अगर मैं माइनस वाई लूँ तो कर्व की इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो सिमेट्री ऑफ कर्व के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं जरा अपने इंटीग्रल में। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी यहाँ पर 2/3 लगाओ, और ये रहा आपका लिमिट 0 से 4, ये बनेगा आपका 4/3। यहाँ पर 4 की पावर 3/2 मतलब 4√4, देखो ऐसे आ जाएगा, माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4/3, और यहाँ से 8, समझे। यानी फाइनली आ जाएगा 32/3। अब क्योंकि एरिया है तो इसे आप स्क्वायर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13th क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक में से है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट की समस्या नहीं आएगी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। जो आपका लाइन है वो इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। इस प्लेन का आप नॉर्मल वेक्टर लिखो, नॉर्मल वेक्टर लिखो, क्या आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, समझे। इसका नॉर्मल वेक्टर लिखो, ये क्या आएगा
3i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप लिखने लगो तो ये आएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और ये z माइनस z1। यहाँ पर लाइन के drs मुझे नहीं पता, मैं इनको एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका लाइन है इट इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन का जो वेक्टर b बनेगा, यानी लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होता है जिसको वेक्टर b बोलते हैं, और प्लेन का जो वेक्टर m होगा मतलब नॉर्मल वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होंगे। मेरा मतलब समझे कि जो चीज प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, तो बस वो लाइन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि लाइन आपके दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पढ़ लो। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन यूज करने वाला हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, तो 0, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। समझे, चलो यूज करते हैं जरा। यहां पर जो आपका लाइन है पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से क्या बनेगा a इंटू 1 यानी a, माइनस 1 इंटू बी यानी माइनस बी, प्लस 2 इंटू सी, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले प्लेन में आ जाओ तो यहां पर ये बनेगा 3a प्लस 3b प्लस c, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। मैं कैसे करूंगा, देखो इसको मैं रीराइट करूंगा, इस पूरे को ना 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं। 3a माइनस 3b प्लस 6c इक्वल्स 0। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोलो, दोनों को ऐड कर दो, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड। मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं, जैसे ही ऐड करोगे 3b वाला कैंसिल हो रहा है, चेक करो। यहां पर क्या बनेगा 6a प्लस 7c इक्वल्स 0। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -7c/6। समझे बच्चों, इस a की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या फिर सेकंड इक्वेशन में डाल दो। चलो जरा इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं, तो यहां से मुझे b क्या मिलेगा, b मिलेगा a प्लस 2c। देखो फर्स्ट इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो 2c माइनस a यानी माइनस, देखो इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा 6 2 12 माइनस 7 यानी 5c/6। समझे, a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c आ चुकी है। तो यहां पर लाइन का डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएगा, द drs ऑफ द लाइन विल बी abc। ये हमने एज्यूम किया था, यहां टॉप में देखो। ठीक है बच्चों, अब देखो a का मतलब क्या है, a का मतलब है ये, b का मतलब क्या है, b का मतलब है ये, और c का मतलब तो c ही रहने दो। ठीक है, यहां पर c को हटाओ और 6 को भी हटाओ डिनोमिनेटर में से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -7, 5, 6। समझे, ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब इसको हम यहां पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, जो मैंने पहले से ही फॉर्मूला लिखा है, और इसके बाद कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन भी आ जाएगी। चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे मिलेगा कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या, तो x माइनस 1 अपॉन -7, यहाँ पर है y माइनस 2 अपॉन 5, और ये है आपका z माइनस 3 अपॉन में 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से वेक्टर इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा माइनस 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या बोला हुआ है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ द पीपल हैविंग HIV, 90% of the test detects the disease but 10% go undetected.
Of the people free of HIV, 99% of the test just HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist reports him or her as HIV positive. यहाँ पर आपको इवेंट्स पहले से ही इन्होंने एज्यूम करके दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इवेंट E1 का मतलब क्या है? पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV। इवेंट E2 का मतलब है पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV। एक इवेंट A भी आपके पास है, इसमें क्या बोला है? द पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV given that he is tested as HIV positive। मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में आपको किसकी निकालनी पड़ेगी बच्चों? द पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 given that he is tested as HIV positive। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ लगेगा बेस थ्योरम। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज तो निकाल लूँ। P ऑफ E1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे, और P ऑफ E2 की भी जरूरत पड़ेगी, और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है? पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV। अब सुनना जरा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? P ऑफ E1 यानी पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। समझे? यानी 0.1%। इस तरीके से आप चाहो तो इसे और क्या लिख सकते हो? 1/1000 आ जाएगा ये। P ऑफ E2 क्या बन जाएगा? पर्सन नॉट हैविंग HIV, यानी ये क्या बन जाएगा आपका? जब इसके लिए बोला कि 1/1000 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 999/1000। डेसिमल में लिखोगे तो क्या बनेगा? 0.999 ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लिखेंगे A/E1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन को HIV है तो उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आए, मतलब टेस्ट भी डिटेक्ट हो जाए। तो जैसे कि यहां पर पढ़ रहे हो ऑफ द पीपल हैविंग HIV, देखो इस वाली लाइन में पढ़ो, ऑफ द पीपल हैविंग HIV तो है, 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, दैट मीन्स ये हो जाएगा 90%, यानी 90/100 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद P ऑफ A/E2। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि भाई साहब को HIV तो नहीं है, मतलब E2 का मतलब क्या है कि पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, लेकिन फिर भी उनको HIV है ये बोलकर रिपोर्ट दे दिया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस वाले स्टेटमेंट में पढ़िए। यहाँ पर क्या है? ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV तो नहीं है, 99% को आपने क्या बोला? HIV नेगेटिव। अच्छी बात है, लेकिन 1% को आपने क्या बोल दिया? 1% आर डायग्नोस्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1%। ठीक है बच्चों, अब ये सारा डाटा हम यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो लिख लें। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? चलते हैं जरा इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बनने वाला है आपका A/E2 का प्रोबेबिलिटी इंटू P ऑफ E2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? P ऑफ A/E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ A/E2 इंटू P ऑफ E2। ठीक है बच्चों, चलो जरा वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पर P ऑफ E2 का मतलब क्या था? दिस वॉज 999/1000 इंटू A/E2 यानी 1%, यानी ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस पूरे के नीचे मुझे क्या लिखना है? A/E1 यानी ये आ जाएगा 90/100, और P ऑफ E1 यानी ये है आपका 1/1000। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले ही बताया था, और देखो मैंने कहाँ लिखा हुआ है ये चेक कर लो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं 999/1000, और ये आपका आ जाएगा 1/100 इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगा दो, इस वाले को हटाओ भैया, बड़ा बेकार लग रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, देखो ये डिनोमिनेटर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपको सिर्फ ये मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? यहाँ पर 90, और यहाँ पर ये आपका 999। इसको एक बार ऐड करके लिख दो। यहाँ पर देखना जरा, ऐसे आएगा क्या? 1089 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपका 111, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 121। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। जिसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताना।
ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव। यानी यहाँ पर P ऑफ A निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P ऑफ A ओवर E1 इंटू P ऑफ E1, ये बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका फॉर्मूला तैयार होगा। यहाँ पर अब मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। वैल्यूज कहाँ से, देखो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पुट की है ना, इसी को कॉपी कर दो यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 90/100 इंटू 1/1000 था, ये चेक करके देखो। और ये है आपका 999 अपॉन ये आपका 1000 इंटू 1/100, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई समस्या है नहीं, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000, ऊपर आपका 90 आएगा और यहाँ पर देखो इस तरीके से आएगा। ये क्या आ जाएगा 1089, और देखो नीचे क्या आएगा 10 है ना, 2 0 हो गए और ये 3 0, इस तरीके से यहीं पर छोड़ दो। या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का काम मैं कर लेता हूँ, आसान है। देखो 1089, यहाँ पर 5 zeros है ना, सो 1 2 3 4, यानी देखो इस तरीके से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। यहाँ पर इवेंट्स पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो बस हमें इवेंट्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकालनी थी अपने क्वेश्चन में से डाटा को पढ़ते हुए। तो बस जी फर्स्ट पार्ट का भी आंसर और सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, मतलब पूरा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 23 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए प्लेजर टेस्ट सीरीज के साथ। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, जल्दी शेयर कर लो, ठीक है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं जरा। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।